नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप सभी कह रहे थे यूपी स्पेशल की क्लास लेकर के आइए, तो आपका इंतजार खत्म होता है। आज हम यूपी स्पेशल की इंट्रोडक्शन क्लास करने वाले हैं। साथ ही साथ हम कुछ महत्वपूर्ण जो सेगमेंट है जहां से यूपी स्पेशल के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी देखेंगे, क्योंकि तैयारी आपको कम समय में करनी है। समय बहुत ही कम रह गया एग्जाम को लेकर के, तो इस छोटे से समय में जो बहुत ही कम बचा है इसमें हम इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स हैं उनको टैकल करेंगे ताकि हमें एग्जाम में उससे थोड़ा बहुत लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की और देखेंगे इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसमें आज हम बात करने वाले हैं क्लास में सबसे पहले देखेंगे इसका गठन किस प्रकार से हुआ, थोड़ी सी इसकी भौगोलिक स्थिति को जानेंगे, जनसंख्या को जानेंगे, इसके अड़ोसी पड़ोसी जो राज्य हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे, सीमा कौन सा राज्य किससे टच हो रही है, इन सारी चीजों के बारे में इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा एनालिसिस कि 2011 से लेकर के 2023 तक के कैसे आपके विषयवार प्रश्न पूछे गए हैं यूपी स्पेशल से। ठीक है, यूपी स्पेशल में बात करें यदि हम इतिहास की, तो आप देखोगे कि इतिहास में सबसे ज्यादा जो प्रश्न आपके पूछे गए थे वो 2011 में पूछे गए थे। कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो 6 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद से लगातार इतिहास के प्रश्नों में गिरावट आई है। आप यहां पर ये देखते हुए चलो कि मिनिमम आपसे इतिहास से 2 प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा और मैक्सिमम आपका 3 से 6 प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, 2023 में आपके कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो 3 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो इतिहास का एक सेगमेंट हमने देख लिया कि इंपॉर्टेंट होता है यूपी स्पेशल में। अब बात कर लेते हैं कला एवं साहित्य की, तो यहां पर प्रश्न जो है वो आपके 1 से 3 तक पूछे जा सकते हैं, जबकि 2023 में इससे एक भी प्रश्न नहीं आया था। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं विज्ञान, जनसंख्या एवं नगरीकरण, राज्य व्यवस्था, नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं, जनजातियां, सामाजिक मुद्दे, भूगोल, कृषि एवं बागवानी, पुरस्कार, सम्मेलन। ठीक है, ये सारे सेगमेंट है। यहां पर आपका भूगोल आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब भूगोल के अंतर्गत क्या आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा पोर्शन हमें कवर करना है यूपी स्पेशल में। यहां पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे प्री में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने हमारे मेंस में इंपॉर्टेंट है, जब से हमारा पेपर 5 और 6 यूपी का ऐड हो गया है। इस दृष्टि से यदि हम बात करें तो जनजातीय और सामाजिक मुद्दे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नीतियां एवं कार्यक्रम व योजनाएं ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यूपी मेंस में जब आप जाते हो पेपर 5 और 6 में। आप देखोगे कि ये जो अर्थव्यवस्था है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, जनसंख्या एवं नगरीकरण, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं ये हमारे मेंस की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन अभी हम प्री का कवर कर रहे हैं, तो प्री में देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। मोटा मोटी यदि मान के चले तो 2023 में आपके 11 प्रश्न आए थे, तो मिनिमम आप ये देख के चलो कि कुछ 7 से 11 के बीच में आपसे प्रश्न यूपी स्पेशल से पूछे जाएंगे। मैक्सिमम जो पूछे गए थे वो 2011 में 17 पूछे गए थे बस। ठीक, अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स यूपी के कौन कौन से हैं जहां पर हमें बात करनी है। हमें सबसे पहले बात करनी है यूपी की नदियों के बारे में। नदियां इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यूपी की, क्यों? क्योंकि यहां से प्रश्न आपका बनता ही बनता है। आपसे ये पूछ लेगा कि यमुना और हिंडन नदी कहां पर किस आपके जिले में आकर के मिलती है, तो गौतम बुद्ध नगर में मिलती है। कहां? यमुना और हिंडन। आपसे ये पूछ लेगा गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो राप्ती नदी के तट पर स्थित है। आपसे ये पूछ लेगा कि गंगा और रामगंगा कहां से निकलती है, उनका मीटिंग पॉइंट क्या है। आपसे ये पूछ सकता है कि गंगा यूपी के कितने जिलों से होकर के गुजरती है, तो 28 जिलों से होकर के गुजरती है गंगा यूपी के। यूपी में गंगा की लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर है। आप कई बार देखोगे कि यहाँ पर लंबाई को लेकर के थोड़ा सा रहता है, कुछ लोग कहते हैं कि 1250 है, कुछ कहते हैं 1450 है, कहीं पर आप देखोगे कि 1000 किलोमीटर लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। तो वैसे यदि देखा जाए तो इसकी जो लंबाई है 1450 किलोमीटर है, कहां पर? यूपी में। और टोटल आपकी गंगा की जो लंबाई हो जाती है वो 25 हो जाती है, 2525 किलोमीटर। तो ये तो बात रही नदियों की। तो नदियां हमारे लिए महत्वपूर्ण है। किस किस एरिया से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे यूपी में, ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे प्रश्न आते हैं। दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे पूछ सकता है बाघ अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व जो होते हैं। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य के बारे में आपसे पूछ सकता है, साथ ही साथ रामसर स्थल के बारे में, रामसर स्थल के बारे में। ठीक है, अब यहां से देखो आपसे प्रश्न क्या बनेगा, यहां पे ये नहीं पूछेगा कि यूपी में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, आपसे ये पूछेगा पूरा सेगमेंट लेकर के कि भारत का
जो 53वां टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे बनाया गया है? तो भारत का जो 53वां टाइगर रिजर्व है वो पता है कहाँ पर है? चित्रकूट में। चित्रकूट में जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है वो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, और इसी के साथ यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। पहले कितने थे? 3 थे। तो 53वां आपका रानीपुर चित्रकूट वाला हो जाएगा, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं आपके अभ्यारण्य वाले सेगमेंट से। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें इन्हें पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया, रानीपुर चित्रकूट टोटल कितने हो गए हैं अब यूपी में? तो 4 हो गए हैं। पहले कितने थे? 3 थे। ये हमने देख लिया। वन्यजीव अभ्यारण्य, यहां से प्रश्न बन सकता है। मृदा से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मृदा में यदि मैं बात करूं तो वही कि कहां पर, किस जिले में कैसी मृदा पाई जाती है, उत्पादन कैसा होता है, कृषि से संबंधित जो बेसिकली प्रश्न है वो आपके बन सकते हैं उत्पादन को लेकर के, कि किस जिले में किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। इस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे यूपी स्पेशल में। ये हमने देख लिया। इसके पश्चात हमारा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है, कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का है या नहीं है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि राजकीय पशु यहाँ का कौन है, राजकीय पक्षी यहाँ का कौन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे पक्षी हमारा कौन सा है? सारस है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है हमेशा। ठीक है, तो इस वाले सेगमेंट से हमारा प्रश्न आ सकता है। तो इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट और सेगमेंट्स हैं जिनसे आपके प्रश्न बन सकते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूपी के बारे में। यूपी की भौगोलिक स्थिति हम देखेंगे, जनसंख्या देखेंगे। देखिए, पहले ना जनसंख्या से प्रश्न ज्यादा बनता था। हाँ, यूपी में यूपी की जो अर्थव्यवस्था है वहां से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपका योजनाओं से जोड़ करके वहां पर प्रश्न पूछ लेगा। यूपी बजट से क्वेश्चन इस बार बहुत कम आ रहे हैं आपसे। जो मोस्टली अब बजट के क्वेश्चन आते हैं वो आपके केंद्रीय बजट से आते हैं। तो केंद्रीय बजट आएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूपी के बारे में। सबसे पहले देखेंगे यूपी के गठन के बारे में, कि यूपी का गठन कैसे हुआ। उसी के बाद तो हम इसके पड़ोसी राज्यों को और साथ ही साथ इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं यूपी का गठन और यूपी का नामकरण कैसे हुआ। देखिए, गठन की यदि बात करूं मैं यूपी की, तो यूपी का गठन होता है कब? अभी कुछ ही दिन पहले। आज कितनी तारीख है? 30, यानी कि 24 जनवरी को हमने क्या मनाया था? यूपी का स्थापना दिवस जो होता है वो मनाया था। तो यूपी का गठन आपका हो जाता है कब? 24 जनवरी 1950 को यूपी का गठन किया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को यूपी का क्या होता है? गठन होता है। गठन तो कर दिया गया यूपी का, लेकिन आप देखोगे इसी के पश्चात पुनर्गठन किया जाता है यूपी का। पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या क्या चीजें थी, इसको भी हम समझेंगे। तो गठन हो जाता है 24 जनवरी 1950 को, और इसी के पश्चात यूपी का हो जाता है पुनर्गठन। और पुनर्गठन में आप देखोगे कि क्या किया जाता है, इसके बहुत सारे जो जिले हैं उनको काट करके, कितने जिले थे? तो टोटल थे 13 जिले। इसका पुनर्गठन होता है 1 नवंबर, पेन चेंज कर लूं ताकि अगर लिखा हुआ अच्छा होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पुनर्गठन होता है इसका 1 नवंबर 1956 को, यानी कि 6 साल बाद इसके गठन के इसका पुनर्गठन कर दिया जाता है। पुनर्गठन के पश्चात होता क्या है? इसमें विभाजन होता है, और विभाजन के पश्चात इसके 13 जिलों को काट करके नया एक राज्य बना दिया जाता है। तो विभाजन इसका कब हुआ, इसकी बात करेंगे हम। विभाजन इसका हो जाता है आपका 9 नवंबर 2000 को इसका विभाजन होता है, और इसके 13 जिलों को काट करके एक नया राज्य बना दिया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है उत्तराखंड, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्या है? पड़ोसी राज्य है। इससे इसकी सीमा टच होती है। तो हमने देख लिया गठन होता है इसका 24 जनवरी 1950 को, वापस इसका पुनर्गठन कर दिया जाता है 1 नवंबर 1956 को। विभाजन इसका कब होता है? 9 नवंबर 2000 को इसका विभाजन होता है। 13 जिलों को काट करके एक नया आप देखोगे कि राज्य बना दिया जाता है, जिसको नाम क्या दे दिया जाता है? उत्तराखंड नाम दे दिया जाता है। ये तो हमने देख लिया इसके गठन के बारे में। अब जब इसका गठन हो गया, पुनर्गठन हो गया, क्षेत्रफल वगैरह भी तो अब इसका कुछ होगा। क्या है इसका क्षेत्रफल? टोटल यदि बात की जाए तो इसका टोटल क्षेत्रफल है आपका इसका टोटल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2,40,000
928 वर्ग किलोमीटर। जब अब इसका गठन वठन हो गया है, पुनर्गठन भी हो गया है, तो अब इसका एक्चुअल जो आपका क्षेत्रफल है वो कितना है, 2,40,928 किलोमीटर। जब हमने क्षेत्रफल की बात करी तो साथ ही साथ अब हम ये देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश आपका आ जाता है चौथे स्थान पर। कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर। बात आती है यहां पर कि यदि उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है तो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन से राज्य आ जाते हैं। तो पहले स्थान पर आपका आ जाता है राजस्थान, दूसरे स्थान पर आपका आ जाता है मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर आपका आ जाता है महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये की दृष्टि से मैंने आपको बता दिए कि पहले, दूसरे और तीसरे राज्य कौन कौन से हैं। ठीक, तो ये तो सारी चीजें हो गई कि कौन कौन से राज्य हैं, पहले स्थान पर कौन आ रहा है, दूसरे पे कौन आ रहा है, तीसरे पे कौन आ रहा है। आपका उत्तर प्रदेश राज्य कौन से स्थान पर है, तो चौथे स्थान पर है। गठन के बारे में बात कर ली हमने कि किस प्रकार से इसका गठन हुआ। अब हम बात करेंगे कि गठन तो कर दिया गया, लेकिन इसका नामकरण कैसे हुआ और इसकी राजधानी कैसे बनाई गई और पहले इसकी राजधानी कौन कौन सी रही है। बात करेंगे हम किसकी, अब इसके नामकरण की, और नामकरण के लिए हम लेंगे दूसरी स्लाइड। ठीक है, ये है उत्तर प्रदेश, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के नामकरण को लेकर के आप देखोगे कि बहुत बार इसके नाम में चेंजमेंट किया गया और फाइनली जब इसका गठन किया गया यानी कि 24 जनवरी 1950 को, उस दिन इसका फाइनल नाम रखा गया क्या, उत्तर प्रदेश, जो हम देख रहे हैं। लेकिन पहले से इसका नाम उत्तर प्रदेश नहीं था। कैसे कैसे इसके नाम में परिवर्तन हुए, तो सबसे पहले बात करूंगी मैं जून 1836 की। कब था इसका नाम और क्या था। नामकरण की बात की जाए तो जून 1836 में इसको किस नाम से जानते थे, तो हम जानते थे इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से। क्या नाम था इसका, उत्तर पश्चिम प्रांत। नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, भूलिएगा नहीं। 1836 में इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर से इसके नाम में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। कब, 1877 में इसका नाम परिवर्तित हो जाता है और 1877 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या किया जाता है, उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध, और इसमें दो चीजें ऐड कर दी जाती हैं। मतलब तो उत्तर पश्चिम प्रांत तो है ही, यहां पर ये आप ऐड कर दीजिएगा। चलिए मैं शॉर्ट में लिख देती हूं, शॉर्ट में क्या ही, फुली लिखूंगी अब, उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक है, और इसके साथ ऐड क्या किया जाता है, आगरा एवं अवध, आगरा एवं अवध। अब ये हो गया इसका नाम, लेकिन तब भी सुकून नहीं मिलता है, वापस से इसके नाम में चेंजमेंट किया जाता है और नाम में इसके चेंजमेंट करके 1902 में इसका नाम क्या रखा जाता है, 1902 में इसका नाम रखा गया क्या, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। और इसके साथ अब ऐड कर दिया जाता है संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। ठीक है, ये आ गया अब इसका नाम, आगरा एवं अवध। अब देखोगे कि 1902 में नाम ये रखा गया, लेकिन वापस इसके नाम में फिर चेंजमेंट कर दिया गया 1937 में, और 1937 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया जाता है, सिर्फ संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, क्योंकि नाम क्या था, बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा था। तो भाई 1937 में वापस इसका नाम चेंज करके रख दिया गया क्या, संयुक्त प्रांत। अब आप देखोगे फाइनली जब इसका गठन होता है, इसके पश्चात 1950 में, 24 जनवरी 1950 में इसका नाम रख दिया जाता है क्या, उत्तर प्रदेश। तो 1950 में इसका नाम क्या रखा गया, उत्तर प्रदेश, जो आज तक चला आ रहा है और जिस नाम से हम जानते हैं इसे उत्तर प्रदेश। तो फाइनल जो इसका नामकरण हुआ वो हुआ कब, 1950, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश। ये तो देख लिया हमने नामकरण में किस किस प्रकार इसके परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके पश्चात कैसे इसकी राजधानी जो है वो बनाई गई, और सबसे पहले इसकी राजधानी कौन कौन सी थी, राजधानी की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो इसकी राजधानी थी वो कौन सी थी, आगरा थी। और कब थी राजधानी और कब से कब तक रही, कई बार ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आगरा राजधानी बनाई गई इसकी 1836 में। सबसे पहली राजधानी की बात करें इसकी,
आगरा। कब से कब तक रही, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे हम। सबसे पहली राजधानी कौन सी बनाई जाती है, आगरा बनाई जाती है। कब से कब तक रहती है, तो 1836 से यह आपकी रहती है कब से, 1858 तक ये राजधानी रहती है आगरा। इसके पश्चात बनती है इसकी दूसरी राजधानी, और दूसरी राजधानी कौन सी होती है, वर्तमान में है आपका प्रयागराज, और उस टाइम इसको कहते थे इलाहाबाद। क्या कहते थे, इलाहाबाद। ये राजधानी इसकी रहती है 1858 से लेकर के 1858 से लेकर के रहती है आपकी 1921 तक। ठीक है, तो 1858 से 1921 तक आपकी राजधानी जो बनती है वो प्रयागराज बनती है। एक साथ दो राजधानियां नहीं थी, पहले थी आगरा, फिर दूसरी राजधानी बनाई गई, फिर आप देखते हो तीसरी राजधानी बनती है। ठीक है, तीसरी राजधानी बनती तो है लखनऊ, लेकिन ये बनाई जाती है पहले आंशिक रूप से। तीसरी राजधानी कौन सी बनती है, लखनऊ, आंशिक रूप से बनाई जाती है 1921 में। तो ये कैसी थी, आंशिक रूप से बनी थी। ठीक है, आंशिक रूप से बनाई जाती है। इसके पश्चात पूर्णतया इसको कब बना दिया जाता है, तो 1935 में पूर्णतया राजधानी बनती है लखनऊ। ठीक है, तो कब बनती है, 1935 में ये बन जाती है कैसी, पूर्णतया राजधानी यूपी की। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, कई बार आपको कंफ्यूजन हो सकता है। पूर्णतया कब बनती है, ये 1935 में लखनऊ बन जाती है क्या, यूपी की राजधानी जो अभी तक आप देख रहे हो कौन है, लखनऊ ही है। ठीक, तो इस प्रकार से इसकी राजधानियां जो हुई हैं चेंज हुई हैं। लखनऊ की राजधानी बनती है 1921 में, वो आंशिक रूप से थी, लेकिन इसके पश्चात जब आंशिक रूप से बनाया जाता है फिर उसके बाद से पूर्णतया बना दिया जाता है, कब, 1935 में। ठीक, तो हमने इसकी राजधानी के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे क्या कि इसके अड़ोसी पड़ोसी राज्य कौन से हैं, किस जिले में सबसे ज्यादा जो आपकी बाउंड्री है वो टच हो रही है किसी राज्य की, तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। भौगोलिक स्थिति बेसिकली हमें अब इसकी देखनी है। देखिए, ये है पूरा यूपी का मैप, इसमें हम बात करने वाले हैं इसका सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेंगे बाउंड्रीज की। यहाँ पर टोटल अगर आप देखो, मैं केंद्र शासित प्रदेश और इंटरनेशनल बाउंड्री को मिलाकर के यदि बात करूं तो 10 बाउंड्रीज हैं जो यूपी से टच होती हैं। और सिर्फ यदि मैं राज्यों की बात करूं कि कितने राज्य यूपी से टच होते हैं, तो सिर्फ 8 राज्य हैं यूपी से टच होते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, टोटल मिलाकर के 9 हो गए। इंटरनेशनल बाउंड्री आपकी एक और ऐड कर देते हैं तो 10 हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल बाउंड्री की कौन सी टच हो रही है। यहां पर इंटरनेशनल बाउंड्री आपकी एकमात्र है जो कि है नेपाल। ठीक है, ये है एक इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक, याद रहेगा आपको, भूलेंगे तो नहीं आप, मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा, यहां पर कौन सा राज्य जो है वो यूपी से टच कर रहा है, तो आपका आ जाएगा बिहार। सबसे पहला राज्य हुआ जो यूपी से टच कर रहा है। दूसरा राज्य यहां पर आ जाता है झारखंड, नेमिंग करते हुए चलेंगे। तीसरा यहां पर आ जाता है आपका छत्तीसगढ़। चौथा आ जाता है आपका कौन सा, मध्य प्रदेश जो यूपी से टच हो रहा है। एमपी से संबंधित एक चीज क्या है कि ये सबसे ज्यादा जो यूपी के जिले हैं उनको स्पर्श करता है, लगभग 11 जिलों को यूपी के ये स्पर्श करता है। ठीक है, कितने जिलों को, 11 जिलों को। आगे बात कर ले, सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री भी एमपी की ही है। आगे बात कर ले, अब आ जाता है आपका राजस्थान जो कि 5वां राज्य है जो यूपी से टच कर रहा है। यहां पर आप देखोगे ये है दिल्ली, और यही है हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश जो किससे टच कर रहा है, यूपी से टच कर रहा है, तो इसको हम 6वां मान लेते हैं। इसके बाद 7वां आप देखोगे कौन सा है, हरियाणा है। 8वां आपका कौन सा है, ये है हिमाचल प्रदेश, छोटा सा दिख रहा होगा, तो ये आपका 8वां है जो यूपी से टच कर रहा है। 9वां यहां पर आप देखोगे कौन सा हो जाएगा, तो उत्तराखंड हो जाएगा। और इससे संबंधित मैंने एक चीज आपको क्या बताई थी कि 2000 में जब यूपी का विभाजन होता है तो 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये इससे संबंधित फैक्ट था जो मैंने यहां कवर कर दिया। अब आपने देख लीजिए कि टोटल कितने यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश व इंटरनेशनल बाउंड्री हैं जो टच कर रही हैं। ये तो इसके बारे में रहा। अब हम बात करेंगे क्या कि इसका सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला क्या है, कई बार पूछ लेते हैं, इसलिए सबसे पूर्वी जिला की बात करूं तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, बलिया है। बलिया यूपी का सबसे पूर्वी जिला हो जाता है। तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है। अब पूर्वी की बात करी है तो पश्चिमी भी आएगा। यहां पर सबसे पश्चिमी जिला कौन सा होता है, तो ये आपका छोटा सा दिखाई दे रहा होगा इस साइड, शामली। ये है आपका सबसे पश्चिमी जिला।
सबसे पश्चिमी जिला। ठीक है, ये आपका सबसे पश्चिमी जिला, नाम क्या है इसका? शामली। चलिए, अब हमने पूरा पश्चिम देख लिया तो उत्तर दक्षिण भी देखना पड़ेगा। सबसे उत्तरी जिला यहां पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से, ये है सहारनपुर, जो कि सबसे उत्तरी जिला हो जाता है यूपी का। ठीक है, नाम क्या है इसका? सहारनपुर। अब उत्तरी देखा है तो दक्षिणी भी देखना पड़ेगा, कौन सा है? ये आपको दिखाई दे रहा होगा एक प्यारा सा सोनभद्र, और सबसे ज़्यादा जो आप देखोगे जनजातियां हैं या आदिवासी समुदाय हैं, ये आपको सोनभद्र में ही देखने को मिलेंगे। तो ये आपका है दक्षिणी, सबसे दक्षिणी जिला। ठीक है, नाम क्या है इसका? सोनभद्र। सोनभद्र से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये सबसे ज्यादा जो राज्य हैं उनसे अपनी सीमाएं टच करता है। जिला है सोनभद्र, राज्य कौन से टच हो रहा है इसे? तो आप देखोगे बिहार भी इससे टच हो रहा है, यहाँ पर झारखंड भी इससे टच हो रहा है, छत्तीसगढ़ भी इससे टच हो रहा है, और इधर देखोगे कि मध्य प्रदेश भी टच हो रहा है। तो एक सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है यूपी का जो 4 राज्यों से अपनी सीमाएं क्या करता है? स्पर्श करता है। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई इसके स्पर्श करने वाली सीमाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, जिले कौन कौन से हैं। अब जब हमने ये सब देख लिया तो अब हम बात करेंगे यूपी में टोटल कितने जिले हैं। यूपी में कुल आपके जिलों की जो संख्या है, कुल जिलों की जो संख्या है वो आपकी हो जाती है कितनी? 75 जिले हैं यूपी में। ठीक है, 75 जिले हैं यूपी में। अब बात करेंगे कि मंडल कितने हैं यूपी में। तो मंडल हैं आपके 18। कितने मंडल हैं यहां पर? 18 मंडल हैं। 18वां मंडल कई बार पूछ लेते हैं कौन सा है, तो यूपी का जो 18वां मंडल है वो है अलीगढ़। अलीगढ़ यूपी का 18वां मंडल है। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि 75वां जिला कौन सा हो जाता है, तो संभल है जो यूपी का 75वां जिला हो जाता है। अब जब हम इनकी बात कर ही रहे हैं तो इसी बीच हम देख लेंगे कि कौन से सबसे बड़े मंडल होते हैं और कौन से सबसे छोटे मंडल होते हैं। सबसे बड़े मंडलों में आपके आ जाते हैं कौन कौन से, चलिए देख लेते हैं। सबसे बड़े मंडल, सबसे बड़े मंडल में आपका आएगा सबसे पहले कानपुर। कानपुर के बाद आएगा आपका लखनऊ। लखनऊ के बाद आपका आ जाएगा क्या? मेरठ। और इसके अंतर्गत आप देखोगे कि 6 जिले पड़ते हैं। कितने जिले आते हैं इन मंडलों के अंतर्गत? टोटल 6 जिले आते हैं। इनकी बात कर ली सबसे बड़ों की, तो सबसे छोटों को छोड़ नहीं सकते हैं, तो सबसे छोटे कौन से हैं ये भी हम देख लेंगे। सबसे छोटे की बात करें तो आपका आएगा क्या? मिर्जापुर, बस्ती, इसके बाद आजमगढ़। मिर्जापुर, बस्ती, आजमगढ़, झांसी और सहारनपुर। झांसी और सहारनपुर। इसके अंतर्गत आप देखोगे सबके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। ठीक है, ये जो मंडल है इन मंडलों के अंतर्गत कितने आते हैं? 3 जिले आते हैं। तो सबसे बड़ा मंडल पता चल गया हमें, सबसे छोटा मंडल पता चल गया। अब बात कर लेते हैं, जब इन सब की बात कर ही रहे हैं, कि सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो किस जिले में ज्यादा है, सर्वाधिक कम जो जनसंख्या है वो किस जिले में ज्यादा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या ये आपकी ज्यादा है प्रयागराज में। कहां पर? प्रयागराज। और अब आप बात करेंगे हम सबसे कम जनसंख्या। कम जनसंख्या कहां है? महोबा में है। कहां पे है? महोबा में। महोबा ये सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है क्या? यूपी का। अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जा रही है तो घनत्व देख लेते हैं, सबसे ज्यादा और सबसे कम कहां कहां पर है। सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या घनत्व वो आपका गाजियाबाद में है। ठीक है, कहां पे है? गाजियाबाद। अब बात करेंगे सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां है? यहां पर सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर है ये मेरी हाइट से, तो आपको शायद ये लग सकता होगा कि ये सही से नहीं लिखा है, लेकिन आप इसको समझ लेना।
अब हो जाता है सबसे कम कहां पे है, तो ललितपुर में है। ललितपुर में क्या है, सबसे कम है। ठीक है, जनसंख्या क्या, घनत्व। अब इतनी सारी जब हमने जनसंख्या की बात कर ही ली है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन आता है, यूपी का कौन सा स्थान है। तो यूपी का स्थान जो है जनसंख्या, नॉर्मल जनसंख्या की दृष्टि से यदि बात की जाए तो पहले स्थान पर पड़ता है यूपी। यूपी कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर है। किस दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, अब पहले स्थान पर तो यूपी आ गया, तो दूसरे स्थान पर कौन है और तीसरे स्थान पर कौन है। दूसरे स्थान पर आपका आ जाता है महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पर आपका कौन सा आएगा, तो आपका आएगा बिहार, तीसरे स्थान पर आ जाता है। अच्छा, यूपी की जनसंख्या है कितनी टोटल, तो आप देखोगे 19,98,12,341 है। कितनी है, 19,98,12,341। ये है यूपी की टोटल जनसंख्या। किस अकॉर्डिंग, तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बात कर ली जाती है। कभी कभी पूछ लेते हैं यूपी का लिंगानुपात कितना है, तो यदि मैं लिंगानुपात की बात करूं तो वर्तमान में यूपी का लिंगानुपात है 912। ठीक है, एक 1000 पुरुषों में से। ठीक, तो इतना लिंगानुपात है। कैसे, मैंने बताया तो 2011 की जनगणना के अनुसार है। इसमें अब आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई। ये तो हमने जान लिया क्या कैसे है। जब ये सारी चीजों की बात हो रही है तो यूपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है यूपी में। कैसी व्यवस्था है, यूपी में है द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था कई बार पूछ लेते हैं कि कैसी व्यवस्था है यहाँ पर, तो यूपी की व्यवस्था है द्विसदनीय। अब इस स्थिति में यदि देखा जाए तो विधानसभा भी होगी, ठीक है, विधान परिषद भी होगी, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा तो होगा ही होगा। तो लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अब इनके बारे में हम बात करेंगे कि कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितनी विधान परिषद की सीटें हैं और कितनी विधानसभा की सीटें हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, राज्यसभा में टोटल सीटें हैं 31। लोकसभा की यदि बात करें तो सीटें हैं यहाँ पर 80। विधान परिषद की यदि मैं बात करती हूँ तो सीटें हैं आपकी कितनी, 100। और यदि मैं बात करूँ विधानसभा की तो 403 सीटें हैं। ठीक है, तो ये टोटल हो गया। यहाँ पर व्यवस्था कैसी है, विधानसभा की सीटें कितनी है, विधान परिषद की कितनी है, लोकसभा की सीटें कितनी है और राज्यसभा की सीटें कितनी है। तो ये चीजें आपको पता चल गई होंगी किसकी कितनी है। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा इसके राजकीय चिन्हों के बारे में कि इसके राजकीय चिन्ह कौन कौन से हैं, क्योंकि कई बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये आपके राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह हम कौन कौन से देखेंगे कि इसके कौन कौन से हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले पशु, यहाँ का राजकीय पशु कौन सा है, राजकीय पक्षी कौन सा है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर राजकीय वृक्ष कौन सा है। राजकीय वृक्ष आपका कौन सा है, राजकीय यहाँ की भाषा कौन सी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ देखेंगे कि यहाँ का जो न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट यहाँ पर जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये भी कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि कहाँ पर है। ठीक है, पुष्प देखेंगे हम, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और राजकीय खेल देखेंगे हम, इसका कौन सा है। पशु की यदि बात की जाए तो बारहसिंघा यहाँ का राजकीय पशु है। बारहसिंघा यहाँ का राजकीय क्या है, पशु है। इसके बाद पक्षी की यदि बात की जाए तो सारस या क्रॉन्च, इसको कहते हैं सारस या क्रॉन्च। अब बात करें वृक्ष की तो अशोक यहाँ का राजकीय वृक्ष है। भाषा की यदि बात की जाए तो दो भाषाएं हैं, कौन कौन सी, एक तो आपकी हिंदी है और एक हो जाती है उर्दू। कौन सी हो जाती है, उर्दू हो जाती। अच्छा, हिंदी को राजकीय भाषा कब बनाया गया, तो 1947 में ये राजकीय भाषा बनी। लेकिन उर्दू कब बनी, तो 1989 में उर्दू को राजकीय भाषा बनाया गया। पुष्प की यदि बात करें तो पलाश या टेसू,
ठीक है, ये यहाँ का राजकीय पुष्प है। खेल की बात की जाए तो हॉकी है यहाँ का राजकीय खेल। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पर। पशु कौन सा है, पक्षी कौन सा है, वृक्ष कौन सा है, भाषा कौन कौन सी है, पुष्प कौन सा है और खेल कौन सा है। यहाँ पर जो इसका हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है जो वहाँ पर स्थित है। तो ये सारी चीज़ें हमने जान ली यूपी के बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, कौन कौन सी चीज़ें इसमें दी गई थी, हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण था। तो यूपी का एक ऑल ओवर इंट्रोडक्शन तो आपको मिल चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं यूपी की नदियाँ, यानी यूपी का जो प्रवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र है, इसको हम जानेंगे क्योंकि नदियों से क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं। और किस प्रकार से बनते हैं ये भी मैंने बता दिया। मीटिंग्स पॉइंट पूछ लेगा, उत्तर द्वारा कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, दक्षिण से कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, मैदानी भाग से कौन सी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे यूपी की नदियों के बारे में। तब तक धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।